तो बाबू आज हम लोग है जो क्लास 10th का है जो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम लोग का जो पार्ट नंबर 1 है इसका लेखक परिचय, यानी लेखक परिचय किसको कहते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे लेखक के बारे में। अगर आप लोगों को भी पता नहीं है कि लेखक परिचय क्या होता है तो आप लोग जान लीजिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा है जो ऑब्जेक्टिव बनता है, ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा VVI है ना। और चैप्टर के साथ साथ लेखक परिचय, जो हर चैप्टर का जो लेखक परिचय होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसी से बनता है। तो आज हम लोग जानेंगे लेखक परिचय में कि भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ, कब है जो इनका निधन होता है, इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है समाज में, आखिर है जो ये आखिर श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का अर्थ क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, यानी श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। पहला जो हेडिंग जानेंगे, अगर आप लोगों के पास किताब है तो आप लोग किताब खोल कर बैठ जाइएगा और बारी बारी से देखते जाइएगा। ये हैं जो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अम्बेडकर जी। तो सबसे पहले आखिरी श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है वो हेडिंग का अर्थ क्या होता है, पहले हेडिंग जाना। देखो हमसे पढ़ेगा ना तो बाबू हम टीचर बना देंगे, एकदम पक्का कहते हैं, क्योंकि हम एक एक बात को हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो पहले हेडिंग का मतलब होता है श्रम। श्रम मतलब होता है कुछ बाबू कहते यानी काम। श्रम मतलब क्या होता है, काम। विभाजन मतलब होता है बांटना, और जाति प्रथा यानी काम को कुछ करना है जाति के आधार पर। काम को किसके आधार पर बाबू, जाति के आधार पर, यानी बांट देना ही कोई चीज कहलाता है, श्रम विभाजन कहलाता है। कोई दिक्कत, यानी कुछ हुआ था कि पहले जो चलता था उसको यानी जाति के आधार पर, कि आप अगर मान लीजिए जैसे कि आदर जाति से हैं, अहिरान हैं, तो आप क्या करते हैं, आप ग्वाला हैं, मतलब दूध बेच सकते हैं, है ना। उसके बाद कहा जाता था कि जो राजपूत होता था वो क्षत्रिय होता था, लोगों की सेवा करने वाला। जो ब्राह्मण होते थे वो पूजा पाठ करवाते थे। उसके अलावा जो पिछड़े होते थे वो लोगों की सेवा कर देते थे, यानी अति करते थे, यानी काम धाम करते थे। तो इस प्रकार से पहले क्या होता था कि जातियों के आधार पर है जो काम को बांट दिया गया। देखो जाति के आधार पर काम को बांटता वो गलत है ना। जाति के आधार पर अगर काम को बांटता तो वो गलत है। कैसे गलत है, जो हम लोग कहानी में चलेंगे। एक हेडिंग समझ गया कि जो पहले था कि जाति के आधार पर कुछ कर दिया जाता था बाबू, तो काम को बांट दिया जाता था। इसीलिए लेखक देते हैं श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, इसका हेडिंग। अब इनका जो लेखक है वो लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिनको हम लोग बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका जो लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको हमें कुछ के नाम से जानते हैं बाबू, बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। इनका जो जन्म होता है एक दलित परिवार में होता है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ये जो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है बाबू, निबंध है। ये तय उन्हें छूट गया तो कुछ बातें छूटेगा तो उसको हम लिखते जाएंगे। कुछ बाबू निबंध है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखो कि निबंध किसको कहते हैं, कहानी किसको कहते हैं, कविता किसको कहते हैं। अगर ये नहीं देखे तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और एक बेसिक करके है जो आपको मिल जाएगा क्लास, यानी बेसिक हिंदी करके मिल जाएगा। उसमें हम बता दिए कि आखिर 10वीं में कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा कहानी पढ़ना है, ये किताब का नाम क्या है, ठीक है, वो हम लोग बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद तो निबंध क्या है सब बता दें, तो आप लोग जाकर को देख सकते हैं। और इस सभी चैप्टर को हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जैसे चैप्टर नंबर 1, या फिर ऐसे करके बना देंगे क्लास 10th हिंदी बुक, और प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। फिर ग्रामर का अलग प्लेलिस्ट है, बायोलॉजी का अलग है, राजनीति का अलग है, तो सबका प्लेलिस्ट बना दिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट के अनुसार भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत, तो यानी आगे चल रहे हैं। तो हम लाइन बाई लाइन किताब पढ़ते हैं। देखो ये हम बोर्ड पर ही चलते लिख दे, ताकि है जो तुम लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकता है और इसका क्या कर सकता है, तो और इसको है जो उतार सकता है। इसीलिए हम इसको कुछ किए हैं, इसको हम जो लिख दिए। बाकी हम लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि लाइन बाई लाइन पढ़ने से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, और बच्चा जो आगे चल के किसी को पढ़ाना चाहता है, यानी टीचर बनना चाहता है, तो वो भी है जो क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि अब कोई इसको शब्द नहीं समझ में आ रहा है और बच्चा पूछ दिया तो कैसे होगा, तो मोबाइल को सहारा लेकर के मोबाइल से पता करके वो बता सकता है बच्चों को। तो ऐसे के लिए हम बता दिए। चलो सुनो, तो कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म, यानी बाबा साहब अम्बेडकर कहने का मतलब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म। भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश। महू एक क्या है, जिला है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का। जैसे हम लोग का अपना का बिहार का जिला है गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, सिवान, भोजपुर, आरा, है ना, छपरा, ये सब जो जिला है उसी प्रकार से महू मध्य प्रदेश क्या है, यानी मध्य प्रदेश का एक जिला है। ये इनका एक जन्म होता है जो एक दलित परिवार में होता है। दलित परिवार मतलब बहुत ही पिछड़ा परिवार, जिसको हम लोग एक देहात में है जो डोम जाति से कहते हैं ना, डोम जाति कहते हैं। तो कहते हैं कि इनको एक दलित परिवार में हुआ था।
मानव मुक्तिबोध के पुरोधा बाबा साहब अपने समय में सबसे सुपठित जनों में से एक थे। बाबा साहब जो थे अपने जन्म यानी अपने समय में सुपठितों मतलब से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे में से एक थे। अपने समय में जो इनकी जाति है, जो दलित जाति है, वो दलित जाति में सबसे ज़्यादा ये पढ़े लिखे माने जाते थे। ऐसा नहीं था कि जो अभी थे तो उस समय उतना कोई पढ़ने वाला नहीं था, पढ़ने वाले थे, लेकिन इनके जाति में उतना कोई नहीं पढ़ता था। मतलब जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति में उतना ज़्यादा जागरूकता नहीं था। जैसे कहने का मतलब है क्या अभी भी वर्तमान में लिया जाए तो सच्चाई है कि जो मुसहर जो लोग हैं ना, वो अभी भी बहुत कम पढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। ठीक है, तो जो मुसहर जाति में अगर सोच लो कि कोई बड़ा बड़ा पद पर चले जाए तो एक प्रकार का क्या है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा, एक बहुत बड़ा मान मर्यादा की बात आएगा, है ना। तो यानी अभी भी उन लोग पिछड़े लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये झुठलाया नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि जो बाबा साहब है जो सुपठित जनों में से एक हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क फिर अमेरिका चले गए। यानी प्राथमिक शिक्षा किसको कहते हैं बाबू, जो आपको नीचे शिक्षा मिलता है, यानी 1 to 5 होता है जो प्राथमिक शिक्षा होता है, 6 to 8 होता है जो मिडिल होता है यानी मध्य शिक्षा होता है, और जो है बाबू 9 to जो 12th होता है वो उच्च शिक्षा होता है ना। मुंह फरा हुआ तो इसके कारण बोलने में दिक्कतें हो रही है। कहते हैं फिर वहाँ से लंदन चले गए, अमेरिका गए, लंदन गए पढ़ने के लिए। देखो ये व्यक्ति जो कहते हैं ये गरीब नहीं थे उस समय, इन्होंने लंदन और फ्रांस जर्मनी सब जब जाते थे पढ़ने तो ये अमेरिका भी गए थे, लंदन भी गए थे। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय के अनुवाद को जरिए पढ़ा है। ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसा, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन का व्याख्याता बनकर उभरे हैं। कहते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं वो मीमांसा, विधिवेता यानी विधि नियम कानून से चलने वाले व्यक्ति थे, अर्थशास्त्री थे, इन्होंने अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में अपना भूमिका निभाए। उसके साथ साथ ये सामाजिक व्यक्ति थे। कैसा व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति, यानी समाज में महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत काम किए, गरीबों के लिए, वंचित के लिए, शोषण के लिए इन्होंने काम किए कि गरीबों को कैसे दबाया जाता है, कैसे सताया जाता है ना, तो उनके लिए काम किए। कहते हैं कि वे बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वो क्या है, धर्म दर्शन में यानी धर्म के मामले में भी अपना भूमिका निभाते हैं। यानी बाबू इन्होंने अपना धर्म को, एक बात बताता है, इसे किताब में लिखा नहीं है, एक फैक्ट है कि भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो आगे चल करके क्या करते हैं, अपना धर्म को छोड़ देते, जो हिंदू धर्म है और धर्म को छोड़ करके इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। क्योंकि हमारा देखो इसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारा जो बौद्ध धर्म है ना, यानी हिंदू धर्म है, उसमें बहुत सारे विडंबनाएं हैं। विडंबनाएं मतलब है कि बहुत सारे ऐसा तुक है जो मानने लायक नहीं है, है ना, और बहुत ऐसे चीज़ें जिसको मान सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको माना नहीं जा सकता, बहुत सारे अफवाहें हैं, इसके कारण उसके कारण इन्होंने अपना कुछ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कहते हैं कि स्वदेशी में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। स्वदेशी मतलब अपने देश में, तो अपने देश में इन्होंने वकालत का भी काम किए थे। कुछ वाव पॉइंट है जो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, नोट डाउन करते जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने स्वदेशी में कुछ किए थे, वकालत किए थे। जैसे ही पूछा जा सकता है, बताइए कि भीमराव अम्बेडकर जी जो कहाँ वकालत का काम किए थे, तो स्वदेशी में। स्वदेशी का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है अपना देश, है ना। तो इन्होंने स्वदेशी में वकालत भी किए थे। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों और स्त्रियों और मजदूरों के लिए मानवाधिकार सम्मान दिलाने का अथक संघर्ष किया। यानी इन्होंने कुछ होता है, इन्होंने जो अपना समाज में सक्रिय भूमिका निभाई, राजनीतिक में अपना सक्रिय भूमिका निभाई। सक्रिय भूमिका मतलब एक्टिव रहें, सक्रिय मतलब क्या होता है, एक्टिव रहें। और क्या होता है कि ये स्त्रियों के लिए, अछूता के लिए, अछूता किनको बोला जाता है, मतलब जो गरीब है, ये सॉरी यानी जो अछूता किसको कहा जाता है, जो भेदभाव करता है किसी के साथ। मतलब अगर हम सोच लो कि हम ब्राह्मण हैं और हमके सामने कोई पिछड़ा है तो उनके साथ कुछ करेंगे, हम भेदभाव करेंगे, तो इसको कुछ कहते हैं अछूता। तो ये सभी को छुआछूत की भावना को मिटाए, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा काची चलता था बाबू, छुआछूत की भावना चलता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो छुआछूत के इन्होंने दूर किए। स्त्रियों के साथ जो भेदभाव होता था, स्त्रियों को मान सम्मान नहीं मिलता था, स्त्रियों को एक साथ है जो बैठने का मौका नहीं मिलता था, कदमों से कदम मिलाकर चलने नहीं दिया जाता था, तब इन्होंने स्त्रियों को है जो मान सम्मान दिलाए। और तो और है जो क्या किए, तो ये इन्होंने है जो मजदूरों के लिए मानवाधिकार के लिए लड़े, कि जो मजदूरों का जो अधिकार है उसके लिए इन्होंने कुछ किए, लड़ाई करते हैं, अपना मान सम्मान बढ़ाते हैं स्त्रियों को, मजदूरों को। कहते हैं कि इन्होंने संघर्ष किए। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। और इनका है जो कौच होता है कि इनका 3 प्रेरक व्यक्ति होता है, जो लिखा गया, इनका 3 प्रेरक व्यक्ति हैं, एक बुद्ध,
कबीर और ज्योतिबा फूले। बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि इनका प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले थे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा बाबू। तुमको पेशेंस है तो देख सकते हैं। यहाँ वही बच्चा देख सकता है जो टॉपर बनने वाला, क्योंकि बाबू जिसको है जो खाली पास करने से मतलब, तो लाइन बाय लाइन काहे देखेगा, वो सिंपल पढ़ेगा कि हाँ हजार में हाँ हुआ, ये हुआ, बस निपटा देगा, चल देगा, कोई मतलब नहीं हो। जिसको टीचर बनना है आगे चल के, जो एकदम बेहतर बच्चों को भी पढ़ा सकता है, उस हिसाब से हम पढ़ा देंगे, है ना। तो कहते हैं कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, इनका है जो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। प्रेरक व्यक्ति किसको कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, बच्चों द्वारा पूछ सकता है कि बताइए कि प्रेरक व्यक्ति कौन होते हैं। तो देखो, प्रेरक उसको कहते हैं जिससे हम सीख करके हम क्या करते हैं, वो काम करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आज हम यूट्यूब चैनल खोले, हम भी पढ़ाना चाहें, तो हम भी कहीं ना कहीं किसी से सीखे होंगे, उनको देखे होंगे, उनको अपना आदर्श मानते हैं, आइडियोलॉजी मानते हैं। जैसे अब माने कि कोई हीरो को, जैसे कोई व्यक्ति है जो गाना गाना चाहता है या हीरो बनना चाहता है या नेता बनना चाहता है, तो किसी न किसी को अपना आइडियोलॉजी मानता है, किसी न किसी को अपना प्रेरक मानता है, सीखता है उससे। तो इसी को कहते हैं कुछ बाबू प्रेरक कहते हैं। तो प्रेरक कौन हो गए, बुद्ध हो गए, कबीर हो गया, और कुछ बोल सकते हैं ज्योतिबा फूले हो सकते हैं। जैसे तुम लोग भी बच्चों है, अभी तुम बच्चा है, तो मतलब है कि तुम भी अगर आगे चलकर कुछ करना चाहोगे तो तुमको भी लगता होगा कि अच्छा फलना सर जैसा हम भी बनते तो मजा आता। तो यानी कहने का मतलब है कि यही होता है प्रेरक, जिनसे कुछ सीख करके कुछ किया जा सके, है ना। आए कहते हैं कि इन्होंने तो इनका 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान निर्माता में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा, यानी इन्होंने भारत के निर्माण करने में कुछ रहा, इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। आशा देखिए, एक बात और बता देते हैं, ऐसा नहीं था कि भीमराव अम्बेडकर जी है जो खाली संविधान को लिखे, बहुत सारे लोग मिलकर के संविधान को लिखे, लेकिन इनका अहम भूमिका था। अहम भूमिका मतलब थोड़ा सा ज्यादा भूमिका था, इसीलिए इनको कुछ मान लिया जाता है। तो इनको है जो संविधान निर्माता का पिता माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि बताइए कि संविधान का पिता कौन सा कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। जो कि हालांकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये नहीं बन सकता, ये सब बचपने से पढ़ते आ रहा है, हर क्षेत्र में तुमको पढ़ाया जाता होगा, है ना। तो कहते हैं कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, एक निष्ठा संपन्न के कारण आज उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कह के श्रद्धांजलि देते हैं। आज हम लोग उनको है जो भारतीय निर्माण के निर्माता कह करके इनको कुछ करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, यानी मान सम्मान बढ़ाते हैं। आगे कहते हैं कि दिसंबर इनका जो निधन होता है, दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनका कुछ होता है, निधन हो जाता है दिसंबर 1956 में दिल्ली में। आज जो भी लिखा गया बाबू कि कब निधन हुआ, कहाँ निधन हुआ, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जो किताब मेंशन कर देगा वो पूछेगा, जो किताब मेंशन नहीं किया वो कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि जैसे देखो, इनका माता का, इनका पिता का किताब मेंशन नहीं किया, लेकिन तुमको से बाबू अब जब किताब मेंशन नहीं किया तो जल्दी नहीं पूछेगा एग्जाम। वो जो बोर्ड एग्जाम वाला वो पगला नहीं है कि कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। तो जो किताब मेंशन करता है वही पूछा जाता है आप लोगों को। आगे कहते हैं कि बाबा साहब द्वारा अनेक पुस्तकें लिखा गया। पुस्तक बोले तो रचना, है ना। इनके द्वारा बहुत सारी रचना लिखा गया, भाषण लिखा गया। इसमें है जो पूछे बाबा तो सभी को लिख दिए हैं। पहला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। पहला क्या है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। दूसरा क्या है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तीसरा है बाबा द अनटचेबल्स। क्या है, द अनटचेबल्स। अगला है हु आर सुधराज। क्या है, हु आर सुधराज। अगला है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। और नेक्स्ट है बाबू बुद्धा एंड हिज धम्मा। और लास्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और भी इन्होंने लिखे हैं, उसमें लिखे हैं द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ये लिखा गया इनके द्वारा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि ऐसा नहीं लिखे, कारण है कि ज़्यादा भर जाता तो पता नहीं चल पाता, ठीक है। फिर इन्होंने तो लिखे हैं, इसके बाद इन्होंने 21 खंडों में संपूर्ण वर्णमय, यानी जो संपूर्ण जो इन्होंने कहानियां कविता लिखे हैं उसको 21 खंडों में कुछ किया, प्रकाशित किया। बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा जो कहानियां रचनाएं लिखा गया वो कितने खंडों में बांटा गया। तो टोटल है जो बाबू कितने खंडों में, तो 21 खंडों में है जो प्रकाशित किया गया। आए कहते हैं कि यहाँ प्रस्तुत बाबा साहब अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लला सिंह द्वारा कुछ किया गया है, हिंदी रूपांतरण किया गया है, जो जाति भेद को उच्छेदित के चिंतित के साथ संपादन किया गया है। यानी कहते हैं कि जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया है, ये जो भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा जब लिखा गया बाबुआ, तो इसको हम लोग क्या है, ये भाषण था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या था, एक भाषण था जो आगे दिया जाना था। वो कब दिया जाना था बताते हैं। देखो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो एक क्या था, भाषण था
जो 1936 में लाहौर में दिया जाना था। कहाँ दिया जाना था? 1936 में लाहौर में दिया जाना था। लेकिन क्या होता है कि इनको है जो भाषण देने नहीं दिया जाता, लोगों द्वारा, सामंतवादियों द्वारा है जो भाषण नहीं देने देता है। सामंतवादी किसको कहते हैं? मतलब ऐसे लोग जो हमेशा चाहता है कि हमारा दबदबा हो, वो चाहता है कि यहाँ पिछड़े लोगों का राज ना आए, तो वैसे लोग हैं जो इनको कब्ज करते हैं, भाषण देने से रोकते हैं। तो इन्होंने एक कब्ज करते हैं, स्वतंत्र रूप में रचना कर देते हैं और लिख देते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और इंग्लिश में लिखते हैं। जिनका हिंदी करने वाले व्यक्ति हैं तो वो कौन है? ललाई सिंह यादव, जो बहुत बार पूछा गया। ठीक है, कौन है? ललाई सिंह यादव है। तो पढ़ते हैं। कहता है कि यहाँ प्रस्तुत पाठ जो विख्यात जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उचित है। और ये जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जातिवाद पर देने वाले थे, कुछ पर जातिवाद पर, कि मतलब है कि देखो हमारे साथ जाति एक लेकर के विभेद यानी भेदभाव किया जाता है, ये देने वाले थे। उसके अलावा कहते हैं कि बाबू कि यह भाषण जाति पाति तोड़ मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। और ये जो भाषण था बताएं कि 1936 में दिया जाना था। कहाँ? लाहौर में। जो जाति पाति तोड़ पर भाषण था। जाति पाति तोड़ मतलब कि जातिवाद को खत्म करने पर यह भाषण था जो दिया जाना था। उसके बाद कहते हैं कि परंतु इसकी क्रांति दृष्टि से आयोजन को पूर्णतः सहमति न मिल सके। अब इसमें क्रांतिकारी लोग हैं जो इसको सहमति नहीं दिया, कहा कि नहीं ऐसा भाषण नहीं दे सकते हो, इसके कारण ये भाषण नहीं दिया गया। प्रस्तुत अभिलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन का नाम पर यह मध्ययुगीन अविशिष्ट संस्कारों में बरकरार जाति प्रथा का मानवीयता, नैतिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा का विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़िवादियों, पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्थायित्व प्रकृति पर भी यहाँ प्रस्तुत संभावित विधि यानी दृष्टिकोण उभरा है। भारतीय लोकतंत्र में भावी नागरिकों के लिए यह अभिलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यानी उन्होंने कहते हैं कि ये जो आपका जो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है वो आज भावी समाज के लिए, भावी नागरिकों के लिए, भावी नागरिक किसको कहते हैं? यानी जो आने वाला भविष्य है, आने वाला जो पीढ़ी है उसके लिए काफ़ी शिक्षाप्रद है, यानी शिक्षा देकर जाएगा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा ये शिक्षा देगा कि देखो हम लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता था। ये हमको शिक्षा देगा कि जो जातिवाद थे, जो पहले के लोगों की जाति थे, वो आज भी हम लोग उन लोगों के साथ क्या करता था? भेदभाव करता था। तो ये था बाबू कोचिक लेखक परिचय। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और कमेंट अच्छा कीजिएगा कि हाँ सर ये वीडियो कितना अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर कीजिए। और ऐसे ही हम प्रत्येक वीडियो लाएंगे हर एक विषय का। एक चैप्टर खत्म होगा, अगर मान लें कि हिंदी एक चैप्टर खत्म हुआ तो अगला बार बायोलॉजी लाएंगे। ऑलरेडी एक चैप्टर बायोलॉजी पढ़ा दिया गया है, तो अगर आप लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।